नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा है। सत्र के दूसरे दिन माहौल इतना गर्मा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर ही रहे। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर उन्होंने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे दिन माहौल इतना गर्मा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। ऐसा पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब कांग्रेसी विधायकों को सदन की कार्यवाही से एक दिन के लिए निलंबित किया गया हो। हालांकि विपक्षी दलों के विधायकों ने न सिर्फ सदन में जमकर हंगामा किया बल्कि कागज के गोले बनाकर पीठ की तरह फेंके। आपको बता दें कि इससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। दुखद है, निंदनीय है। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए सदन में। सदन जो हमारा है वो गरिमापूर्ण एक जगह है, एक पवित्र जगह है, जहां इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। युवा जो नेता हैं उन लोगों का इस तरह का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन पीठ को के सामने टेबल पर खड़ा होना, तोड़फोड़ करना, पीठ को अपशब्द कहना, एक महिला को अपशब्द कहना आज बहुत दुखद है कि इस तरह की चीज हुई है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि हमारा नहीं हो रहा है। गलत बात है। वो आ सकते थे, मेरे पास बैठ सकते थे और तरीके से वहां प्रोटेस्ट करते। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि उनका अधिकार नहीं था प्रोटेस्ट करने का, लेकिन क्या जायज था टेबल को तोड़ना? क्या जायज था मेरी तरफ किताब फेंकना? क्या जायज था पीठ को गाली गलौज करना? गलत है। इस तरह से संरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए और मैं देने को तैयार हूं, लेकिन अपने व्यवहार को सुधार। कल माननीय राज्यपाल जी जो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, उनके अभिभाषण में किस प्रकार से आपने हल्ला किया, बहल में आके उन्होंने खूब हंगामा किया। साथ में देखिए गो बैक राज्यपाल, ये पहली बार सुन रहे हमने इस प्रकार के शब्द। उनको आपने इस प्रकार से किया। बाद में राज्यपाल जी हाथ जोड़ कहते हैं लास्ट का स्टेंजा सुनिए। इससे बड़ी दुखद और क्या बात हो सकती है कि राज्यपाल उसमें अपील कर रहे हैं आपसे, उसको भी आपने नजरअंदाज किया। आज की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई, उसमें जब विशेषाधिकार का विषय जब आया, उसमें विनिश्चय देने के लिए माननीय अध्यक्ष जी अब विनिश्चय पढ़ने लगी थी, ये लोग वैल में आ गए, हल्ला करने लगे, मेज पे चढ़ गए, मेज पे गाली गलौज करने लगे। और यहाँ तक हुआ कि जब उनका सस्पेंशन खत्म हुआ, हम लोगों ने हमारी इच्छा थी कि सदन चले, व्यवस्थित चले। मैं और माननीय सुबोध उनियाल जी इनके पास गए, आग्रह किया आप आइए, सदन की कार्रवाई में सहयोग दीजिए, हम सदन चलाने को तैयार हैं, आप सदन की कार्रवाई को बाधित मत करिए, आप आइए। लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। उसके बाद 3 बजे ही कार्रवाई प्रारंभ होती है। उसके बाद फिर ये हल्ला करते करते और इन्होंने गाली गलौज की एक महिला के साथ। कल एक विधायक जी के खिलाफ कोई FIR का प्रकरण है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और न्यायालय में विचाराधीन मामला था। सदन में जब तो उसके बाद उस पर विनिश्चय देने के बाद जिस तरह विपक्षी दल कांग्रेस के पूरे सदस्य बेल में आकर जिस तरह से उन्होंने संसदीय परंपराओं को तोड़ने का काम किया, तो उसको देखते हुए अध्यक्ष जी ने उनको निलंबित करने का निर्णय लिया था। लेकिन उसके बाद जो गतिरोध शुरू हुआ था, मैं और स्वयं संसदीय मंत्री जी और हमारे कुछ साथियों ने इस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास किया। काफ़ी देर तक उनसे वार्ता हुई। उसके बाद अध्यक्ष जी से भी हम लोग मिले, और अध्यक्ष जी के बाद जब अध्यक्ष जी के यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को उनके साथ भी वार्ता की गई, तो ये लगा था कि गतिरोध टूट जाएगा। लेकिन आने के बाद जब नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि साहब ये तो कोई मेरी भी नहीं सुन रहा है, तो ये बड़ा अजीब सी चीज़ है। और जिस तरह सदन के अंदर निलंबित होने के बाद और कार्यवाही को बाधित करते हुए मेज पे चढ़कर माइक को तोड़ के माँ बहन की गालियां देता तो उपयोग किया गया, यह कहीं ना कहीं संसदीय परंपराओं का बहुत बड़ा अपमान है। और कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करके सदन की कार्रवाई को ठप करना चाहती है, ताकि राज्य हित के जो निर्णय सदन में होने उन पर कहीं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के कांग्रेसी विधायकों ने अनदेखी करने का आरोप लगाया। कार्रवाई खत्म होने के बाद कांग्रेसी नेता मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि पीठ ने संरक्षण नहीं दिया और एसएसपी के खिलाफ जांच को एसएसपी से जूनियर अधिकारियों से आई रिपोर्ट को ही सदन में पेश किया गया, जिसे सदन सही मान रहा है। ऐसे में सदन से क्या उम्मीद की जाए? वहीं जसपुर से
कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कहा कि उधम सिंह जिले में नशा और खनन और अवैध वसूली का धंधा जोरों पर है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि आज सदन में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ऐसी घटना उन्होंने ना कभी देखी और ना कभी सुनी। अब ये आज मुझे भी संदेह हो रहा है कि भाई एसएसपी से इतना प्रेम सरकार को क्यों। आप समझिए कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पास आईपीएस और काबिल नहीं है उत्तराखंड में, कि एक ही व्यक्ति काबिल है जो उधम सिंह नगर जिले को चला सकता है। हमने शिकायत की, आप दूसरे एसएसपी, हम ये तो नहीं कह रहे भला एसएसपी को भेजिए, और मैंने तो हटाने को भी नहीं कहा था। मैंने तो कहा जो मैंने तथ्य दिए आप उनकी जांच करिए, अगर मैं दोषी हूं तो करिए, लेकिन जांच भी आप उसी से करा रहे हैं, उसकी पुलिस से, तो कैसे इसका न्याय मिलेगा। और मैं इसका जिंदा उदाहरण आपको दे रहा हूं कि अभी परसों कुछ दिन पहले एसडीएम महोदय ने एक डंपर एक जेसीबी पकड़ी जसपुर में, और वो डंपर सीज कर दिया था और जेसीबी छोड़ दी जाती है पुलिस के द्वारा, और जिसकी शिकायत एसडीएम ने डीएम को लिखित में दी है, क्योंकि ये एसडीएम ने मेरे को भी बताया और वो मीडिया में भी छपा। तो आप समझ सकते हैं कि संरक्षण प्राप्त है या नहीं है। केवल अवैध खनन, देखिए वहां अवैध खनन है, नशा कारोबार है, सट्टा है, और ये जो कहना चाहिए ना अवैध वसूली, जो वहां क्या है, 1 रुपए रोज सूदखोर। जो मेरी पहली शिकायत थी वो सूदखोरों के खिलाफ थी, बहुत घर बर्बाद कर दी उन्होंने। एसएसपी के संरक्षण में तो किसी की हिम्मत है? एसएसपी सीधे के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज सदन में जो कुछ हुआ, सस्पेंशन, फिर मंत्रियों का विधायकों के ऊपर गंभीर, आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाना, आखिर क्या हुआ सदन में? और आज जो ये गतिरोध की स्थिति थी, इसकी वजह क्या है? देखिए, गतिरोध की जो स्थिति थी वो बड़ी स्पष्ट थी कि पीठ द्वारा जो है विशेषाधिकार हनन जो हमने उठाया था उस पर जो है विनिश्चय दिया जाना था। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी आई जिसका हम जवाब देना चाहते थे, हम प्रतिकार करना चाहते थे। उसमें कहा गया कि विधायक के पास 6 साल से जो एक ही गनर है, 6 महीने से तो विधायक के पास गनर नहीं है, और उसके साथ साथ 5 गनर जो है पूरे 5 साल के कार्यकाल में उनके पास रहे। तो कैसे हम पुलिस की इस बात पर, इस इन्वेस्टिगेशन पर हम कैसे जो है यकीन कर लें, भरोसा कर लें? और आपके सामने है कि बात तो थी एसएसपी उधम सिंह नगर के साथ, और उसकी जांच किससे करा रहे हैं? इंस्पेक्टर और सीओ से। क्या इंस्पेक्टर और सीओ एसएसपी के खिलाफ जांच कर सकते हैं? हम तो इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले थे, डीजीपी से भी मिले थे, विधानसभा के अंदर भी हमने इसको उठाने का काम किया, तब भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया। अगर विधायक की अवमानना होगी, स्वाभाविक बात, आक्रोश तो होगा ही होगा। अभी सत्ता पक्ष के 2 बड़े मंत्री आए, सुबोध उनियाल जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी। इनका कहना, हम गतिरोध समाप्त करना चाहते थे, बातचीत हो, ऐसा माहौल चाहते थे, परंतु कांग्रेस ने गैरसैंण के नाम पर जनता के मुद्दों से बचने के लिए एक बेवजह गतिरोध पैदा किया, और जो महिला अध्यक्ष हैं उनके समक्ष अभद्र भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। देखिए, अभद्र भाषा का किसी ने कोई प्रयोग नहीं किया, हम बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। और स्वाभाविक बात है, यदि विधायक को संरक्षण नहीं मिलेगा तो वो अपनी बात कहाँ कहेगा? सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, सत्र आहूत किया गया, सत्र में भी हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? और मैं कहता हूं, उत्तराखंड राज्य के ज्वलंत मुद्दों से बचने के लिए सरकार द्वारा सुनियोजित ये षड्यंत्र रचा गया, और आज सदन को जो है जिस तरीके से आज समाप्त हुआ, इसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं है। सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की और पीठ की होती है, लेकिन दोनों इसमें विफल हुए। गतिरोध का आप समाप्त करना चाहते थे, आपने विशेषाधिकार हनन के परिप्रेक्ष्य में जो बात सामने आ रही थी उस पर हम अपनी बात अगर कह रहे थे तो क्या गलत कह रहे थे? उसमें यह कहा गया कि जो है विधायक के पास 6 साल से जो एक ही गनर है उसी को चाहते हैं। कहाँ है? दिखाए ना, सत्यता बताए ना कहाँ है। तो इसलिए ये सब चीजें हैं, सरकार के पास जो जनहित के मुद्दे उसका जवाब नहीं है, और इसीलिए सारा षड्यंत्र रचा गया और विधानसभा भर्तियों का भी खेल है। तो ये थे प्रीतम सिंह जी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। उन्होंने बड़ा आरोप सरकार और सत्र संचालन पर लगाया है कि सरकार और सत्र संचालन की इस प्रकार से तैयारी नहीं थी कि सत्र सुचारू रूप से चल सके। दूसरा, सत्र सुचारू रूप से संचालित हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया।
वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर गन्ना समर्थन मूल्य को बढ़ाने के साथ ही गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। ये सही था। गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज कांग्रेसी विधायक प्रतीकात्मक रूप से अपने हाथों में गन्ना यानी ईख लेकर आए हैं गैरसैंण सत्र यानी सदन के बाहर। हमारे साथ इस वक्त प्रीतम सिंह जी जो वरिष्ठ विधायक हैं वो मौजूद हैं। सर, आज आप लोग गन्ना लेकर आए हैं एक विरोध दर्ज कराने, क्या नाराजगी है कांग्रेस की और क्या इल्जाम? देखिए, नाराजगी हमारी नहीं है, नाराजगी देश के किसान की है, प्रदेश के किसान की है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि 2022 तक जो है हम किसानों की आय दुगना करेंगे। 2022 तो निकल गया, किसान की आय दुगना कहाँ हुई बताए सरकार। और हद तो इस बात की है कि ये पहला ऐसा गन्ना सत्र है जिसमें गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जो अवशेष भुगतान है उसको नहीं दिया गया है, उस भुगतान नहीं किया गया है। आज आप देख लीजिए, जो फर्टिलाइजर है जो गन्ने में इस्तेमाल होते हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर उसके पार्ट्स जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। और तब भी सरकार कह रही है कि हम किसानों को राहत देने का काम कर रहे हैं। आज किसान की स्थिति बहुत दयनीय है और किसानों की आवाज को जो है आज सदन के अंदर कार्यस्थल के माध्यम से कांग्रेस बुलंद करने का काम करेगी। सरकार कह रही है हमने नकल विरोधी सख्त कानून बनाया है, विपक्ष चर्चा करे और इसको मंजूरी मिल चुकी है, इसको पास कराए क्योंकि ये देश का सबसे मजबूत कानून है। क्या वास्तविकता ऐसी है? नहीं, देखिए, सरकार ने जब नकल विरोधी कानून इस प्रदेश के अंदर लाने का काम किया, उसके बाद आयोग में परीक्षा हुई, उस परीक्षा में भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। तो ये कैसा नकल विरोधी कानून है? आयोग कहता कुछ है, करता कुछ है और लोगों में संशय बरकरार है। तो ऐसे नकल विरोधी कानून को जब हम देखेंगे, हमारे सामने आएगा सदन में, तो हम चर्चा करेंगे। तो आप थे प्रीतम सिंह जी जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि यदि सरकार को नकल विरोधी कानून पर इतना विश्वास है तो जनता में इसको क्यों नहीं साबित कर पा रही है। और गन्ना समर्थन मूल्य पहली बार ऐसा होगा कि न बढ़ाया गया और न नया घोषित किया गया। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, गैरसैंण। आज हमने स्थगन लगाया है क्योंकि एक साल में हर चीज के दाम बढ़े हैं, केवल किसान की फसल के दाम नहीं बढ़े। गन्ना एक साल में फसल पैदा तैयार होता है, उसके बाद वो शुगर फैक्ट्री में डाला जाता है। आप ये लगा सकते हैं, जो ट्रैक्टर 6,80,000 का एक सोनालिका आता था, आज वो 7,40,000 का। जो गैस सिलेंडर 927 रुपए का था, वो लगभग 1,100 रुपए का सिलेंडर। जो उर्वरक 1,200 रुपए का था, वो आज 1,450 रुपए का है। जब हर चीज के दाम बढ़ा दिए सरकार ने, तो किसान की फसल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए? कि सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक इसकी आय दुगनी करेंगे किसान की, तो क्या किसान की आय इस तरह दुगनी होगी कि उसकी फसल के दाम ना बढ़ाए जाएं? तो ये इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज वहीं गैरसैंण में विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखने के लिए कई महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा के साथ विधानसभा भवन पहुंची। पहली बार विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखकर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आई। ये महिलाएं अलग अलग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि सदन के भीतर किस तरह क्षेत्र के विधायक मुद्दों को उठाते हैं, उन तमाम चीजों को वे देखने आई थी। स्वयं सहायता जो संचालित स्वयं सहायता समूह यहाँ पर चल रहे हैं, उसमें उसका नेतृत्व कर रही हूँ IPRP के पद पर। और आज हम भराड़ीसैंण विधानसभा में आए हुए हैं। आए तो हम पहले भी थे सर, लेकिन हमने जो सदन की कार्रवाई देखने का मौका हमें पहली बार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे खंडूड़ी मैडम जी का, हमारी विधानसभा अध्यक्ष मैडम जी का, कि उन्होंने हमारे लोकल क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी ये मौका दिया है। और अपने विकासखंड के कर्मचारी अधिकारी वर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान किया है। तो सर बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हमें अंदर से हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है कि आज हम महिला जाति की मतलब मैडम खंडूड़ी जी वहाँ पर हमारे राज्य का एक कुशल नेतृत्व कर रही हैं। तो सर बहुत प्रेरणा उनसे भी मिली है और कुछ ऐसी नई चीज़ देखने को भी मिली। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर सीमांत जनपद उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर्षिल घाटी के धराली गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना के साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और ग्रामीणों से मुलाकात कर इन योजनाओं का फीडबैक भी लिया।
विलेज योजना के आधार पर, एक चमकते हुए गांव की योजना के आधार पर आज धराली गांव में हमारा प्रस्थान हुआ है, प्रवास हुआ है। वाकई में ये क्षेत्र स्वर्ग से कम नहीं है। हमारी भारत सरकार की सभी योजनाओं की समीक्षा की और उसी के साथ सभी लाभार्थियों के साथ भी चर्चा हुई और यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि विकास अगर देश में होना है तो वो समग्र विकास होना चाहिए, वो समावेशी विकास होना चाहिए, वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विकास असली तभी है जब हर व्यक्ति को छू पाए। वन रैंक वन पेंशन में हो रहे भेदभाव को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने स्थानीय झंडा चौक में एकत्र होकर नारेबाजी की। पूर्व सैनिक रैली निकालकर तहसील परिसर पहुंचे और उप जिलाधिकारी के माध्यम से वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार के द्वारा वन रैंक वन पेंशन जो अन्य पदों के उसमें बहुत सारी विषमताएं हैं और उन विषमताओं के कारण आज पूर्व सैनिक आंदोलित होकर सड़कों पर आ चुका है और गुहार लगाना चाहता है राष्ट्रपति महोदय से कि हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से लेते हुए उनका निराकरण करने की कृपा करें। जिसके आज आप देखते हैं कि हुजूम जो आज यहाँ पे कोटद्वार के रोड पे आज उमड़ पड़ा है, ये वो सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपने अमूल्य समय दिया है और आज वो अपनी पेंशन की मांगों के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। मैं सरकार से पुनः आपके माध्यम से गुहार लगाना चाहता हूं कि वे हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से लेकर जो समानताएं, जो विषमताएं आपके द्वारा पैदा की हैं, उनको दूर करने का कष्ट करेंगे। हम पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों का कोई व्यवसाय नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेंशन है और पेंशन में भी इस तरह से जो OROP-2 का जो भेदभाव किया गया, वो विसंगतियों को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने एक रैली निकाली थी और सरकार से महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना की है कि हमारे जो पेंशन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। वहीं पौड़ी जिला पंचायत में आरोप प्रत्यारोप फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आपको बता दें कि जिला पंचायत की थेर सीट से सदस्य गौरव रावत ने जिला पंचायत में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के साथ डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। उत्तराखंड सरकार से बैर नहीं, जिला पंचायत में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं जैसे नारे के साथ आक्रोशित सदस्य गौरव रावत ने यमकेश्वर विधायक और चांदपुर सीट से जिला पंचायत सदस्य अमन बिष्ट समेत अन्य ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उन्होंने आगे कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अन्य सदस्यों को साथ लेकर अपने आवास में गुपचुप तरीके से एक साथ आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इसके बाद अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि इन सब क्रियाकलापों की जिला पंचायत की ओर से उन्हें पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी गई। आपातकालीन बैठकें हो रही है और गौरव रावत के खिलाफ एक एजेंडा बनाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और सदस्यों की सहमति से मेरी सारी बातों का खंडन किया जा रहा है। देखिए, जो जांच का विषय है उस पर कोई गया नहीं अभी तक कि जांच होनी चाहिए। सदस्यों ने देखा या नहीं देखा, इस चीज़ को हमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन हाँ, उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी का जरूर उसमें जिक्र किया हुआ है कि अपर मुख्य अधिकारी ने नियोजन समिति के समक्ष सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए परसों की आपातकालीन बैठक में। लेकिन कितना झूठ बोलेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जब आपने आपातकालीन बैठक बुलाई और उस बैठक में आपने पत्रकारों के साथ वार्ता की, तो आपने उसमें खुद स्वीकार किया है कि हमसे पहले जो सदन था 18-19 में, उसमें वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और रक्त संबंधी कानून का खुला उल्लंघन किया हुआ है। गौरव रावत जी और अमन बिष्ट ने दोनों ने मिलकर के जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना समर्थन दिया, वोट दिया, यहाँ तक बैठाने के लिए हमने क्या काम नहीं किए, परंतु हुआ क्या? वो ताकतवर अधिकारी अब आज भी जिला पंचायत में हावी हैं। आज मैं आप लोगों को आपके चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमने ये जो बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उन अधिकारियों को इस जिला पंचायत से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगा दी जाएगी।
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को बने लगभग 1 साल गया है। वर्तमान में यहां दूसरा बैच शुरू हो गया है। 7 हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी के साथ MRI भी शुरू हो गई है। इसके साथ भी अब कॉलेज में 300 छात्र छात्राएं एडमिशन ले पाएंगे। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CP भैसोड़ा का कहना है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अभी नया है, समस्याओं को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल 2023 तक मेडिकल कॉलेज में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाएगा। ये एक नया हमारा जो है मेडिकल कॉलेज है। काफ़ी प्रयासों के बाद जो है ये मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ है। अभी हम लोगों के यहाँ पे जो है 2 बैच आ गए हैं। अभी पिछले इसी महीने जो है NMC का इंस्पेक्शन हो गया है 3rd बैच के लिए, और होपफुली जो है 3rd बैच भी जो है टाइम से जो है हम लोगों को मिल जाएगा। तो इससे जो है उत्तराखंड के जो है 300 बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो है हम धीरे धीरे जो है हॉस्पिटल में जो है सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले कोई कीमोथेरेपी नहीं होती थी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोथेरेपी विभाग में ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, और हॉस्पिटल में जो है हम लोगों ने जो है कीमोथेरेपी भी स्टार्ट कर दी है। वहीं मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 1 नामांकन किया गया। वहीं महामंत्री में भी 1 ही नामांकन दाखिल हुआ और कोषाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसके बाद अध्यक्ष पद पर रजत अग्रवाल 8वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। वहीं महामंत्री में दूसरी बार जगजीत कुकरेजा को निर्विरोध चुन लिया गया। आपको बता दें कि चुनाव अधिकारी मदन मोहन शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष और महामंत्री पद पर 1 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। वह कोषाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन प्राप्त किए गए हैं, जिनकी जांच 14 मार्च को की जाएगी। उसके बाद चुनाव की कार्रवाई आगे की जाएगी। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के 3 वर्षीय चुनाव का नामांकन का दिन था, और आज मुख्य तौर पर अध्यक्ष पद पे 1, महामंत्री पद पे 1 और कोषाध्यक्ष पद पे 2 व्यापारियों ने नामांकन भरा है। और कल नामांकन जांच और नाम वापसी की तिथि है। उसके बाद आगे की जो तिथि है वो 21 मार्च को चुनाव की तिथि है। तो मतदान होगा, अगर जरूरत पड़ती है तो मतदान 21 तारीख को किया जाएगा। आप इस 8वीं बार लगातार बिल्कुल, ये देखिए ये 8वां चुनाव है मेरा, लेकिन अगर वर्ष में माने तो ये 15 साल 14 साल पूरे हो चुके हैं मसूरी। जबकि विभिन्न पदों पर नामांकन होने थे, 5 बजे तक नामांकन होने थे, जिसमें से अध्यक्ष पद के लिए 1 नामांकन हुआ है, महामंत्री पद के लिए 1 नामांकन हुआ है और कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन हुए हैं। सभी नामांकन, हमारी जांच प्रक्रिया कल प्रारंभ होगी। नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और वैध पाए जाने पर उनको परसों के बाद सूचित। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रैनी आपदा के बाद लापता लोगों को खोजने और शवों के अंतिम संस्कार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी ने अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर ये 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। केदारनाथ यात्रा में हुआ और 3322 लोग अभी भी लापता हैं, और अंतिम शव मेरी ही रिट पिटीशन पर रिकवर हुए थे आपदा के 8 साल बाद नवंबर 2021 में। तो इन सब बातों को लेके मेरी तीसरी पिटीशन लगी थी। मैंने कहा था कि भाई इसमें तकरीबन 122 लोग अभी भी लापता हैं, और ये खाली भारत के ही नहीं है, इसमें नेपाल के भी हैं और भी एक देश हैं वहाँ से भी हैं, और अरुणाचल प्रदेश से लेके बांग्लादेश या बंगाल से लेके कई राज्यों के हैं। इसमें उनके शव को ढूंढना और उनका अंतिम संस्कार करना सरकार की जिम्मेदारी है, और इनको ढूंढा जाना चाहिए, इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। उस पर भी राज्य सरकार ने को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया।
वही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के एक्शन के बाद नंदगौरा योजना में हुए फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। फर्जीवाड़े को लेकर अब ये कार्रवाई की जा रही है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने 193 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके बाद अपात्र लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल हरिद्वार में अपात्र लोगों को नंदा गौरा योजना का लाभ दिए जाने पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने संज्ञान लिया था। आपको बता दें, इस संज्ञान लेने के बाद रेखा आर्य ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अफसरों को आदेश दिए हैं, जिसके बाद विभाग ने अपने स्तर से भी कार्रवाई शुरू की है। जांच में जो नाम निकलकर सामने आए हैं उन सभी लोगों के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों के आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। बता दें कि उत्तराखंड में 12वीं पास करने के बाद छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए नंदा देवी कन्या धन योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं। गरीब और पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाने वाली छात्राओं के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन हरिद्वार में इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने के बाद महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। नंदा गौरा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत आता है। तो इसमें जो बच्चियां पैदा हुई होती हैं उनके परिवारों को भी पैसा मिलता है, और जिन बच्चियों ने 12वीं कक्षा पास की होती है उनको भी पैसे मिलते हैं। यहाँ पे हमने रैंडमली, मैंने खुद ने कुछ आय प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया, उसको ऑनलाइन जब वेरीफाई किया तो मुझे ऐसे आय प्रमाण पत्र मिले जिसमें तहसील से निर्गत जो आय प्रमाण पत्र हैं उसमें। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।